नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एससीओ देश के साथ हो रहा है सम्मेलन। भारत में होना है सालाना सम्मेलन। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। संवैधानिक पीठ को भेजा गया मामला। केवल 32 देशों में मिली है मान्यता। और रवांडा में हो रही है जीसीएफ की बैठक। विकासशील देशों को मुहैया कराता है फंड। साउथ कोरिया में है जीसीएफ का सचिवालय। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी टीम हिंदी माध्यम में दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मार्च शाम 6 बजे से बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में प्राप्त हो सकेगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली में शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस भारत का एससीओ देशों के साथ सभ्यता के स्तर पर जुड़ाव के मद्देनजर की गई है। 2 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में एससीओ देशों के बीच बौद्ध धर्म के बीच की समानताओं पर बात की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा आयोजित की जा रही है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। उज्बेकिस्तान के अलावा बाकी देश इससे पहले शंघाई 5 के सदस्य थे। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है, साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई थी। इसके डायलॉग पार्टनर्स में अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका शामिल हैं। वहीं ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को मिला है। एससीओ में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सबसे शीर्ष निर्णय के स्तर की संस्था है। आपको बता दें कि साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। मई 2023 में गोवा में एससीओ का सालाना सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसी सम्मेलन में ईरान को ऑब्जर्वर स्टेट से पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाना है। ईरान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने पर 8 सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को विधिक तौर पर मान्यता देने के बारे में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर केंद्र ने कोर्ट में कुछ दलीलें पेश की थीं। मसलन संसद इस पर विचार करेगी कि एक बच्चा जो 2 पुरुषों या 2 महिलाओं को पेरेंट्स के तौर पर देखेगा, या एक पुरुष पिता और स्त्री माता के बगैर पालन पोषण वाले बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा। संसद इस पर विचार करेगी कि क्या हम इस तरह की संस्था को अपने सोशल इथोस यानी सामाजिक लोकाचार में मान्यता दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र के संशय को दूर करते हुए कहा है कि गे या लेस्बियन पेरेंट्स द्वारा पालन पोषण किए जाने वाले बच्चे बड़े होकर गे या लेस्बियन ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह मामला संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। इस पर 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने अनुच्छेद 145(3) के तहत यह मामला संवैधानिक पीठ को सौंपा है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के मुताबिक अगर संविधान की इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ मामला है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच द्वारा इसे सुना जाना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में कोर्ट ने
होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को गैर आपराधिक बना दिया था। कोर्ट के मुताबिक शादी और प्रेम का अधिकार सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं हो सकता। जब सेम सेक्स कपल की शादी को मान्यता नहीं दी जाती तो यह उनके पार्टनर को चुनने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को भी सीमित करता है, जिसे अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षित किया गया है। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सेम सेक्स कपल को इंटरकास्ट और इंटरफेथ कपल की तरह संरक्षण की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पर्सनल लॉज में छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि दुनिया में 133 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिकता को गैर आपराधिक करार किया गया है। वहीं केवल 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज को विधिक तौर पर मान्यता दी गई है। GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड की 35वीं बैठक रवांडा के किगाली में आयोजित की जा रही है। GCF का बोर्ड स्वतंत्र है। यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन से निर्देशित होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है। इसका मकसद विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं के लिए फंड मुहैया कराना है। इसका गठन UNFCCC यानी UN फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत किया गया था। GCF का सचिवालय साउथ कोरिया के इंचियान में स्थित है। GCF पेरिस समझौते के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में भी अहम है। यह विकासशील देशों को NDC यानी नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशन पूरा करने में मदद करता है। यह 4 क्षेत्रों में निवेश करता है। इसमें सतत ऊर्जा और उद्योग, इंसानी सुरक्षा, आजीविका, लैंड यूज यानी भूमि उपयोग शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से मतलब तापमान और मौसम से होने वाले दीर्घकालिक बदलाव से है। ये बदलाव प्राकृतिक कारणों से भी होते हैं, मसलन सोलर साइकिल में आने वाला अंतर। हालांकि एक लंबे वक्त से जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार बनी हुई हैं। इसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग प्रमुख है। जीवाश्म ईंधनों से जलने से उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसें तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? पहला, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा, इसे UNEP, OEC, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। आर्थिक समृद्धि से ज्यादा अपने पर्यावरण को तरजीह देने वाला भूटान दुनिया के लिए मिसाल बनने वाला है। भूटान दिसंबर 2023 तक UN की LDC यानी अल्प विकसित देशों की सूची से बाहर होने वाला है। यह अपग्रेडेशन खुशी की वजह है, लेकिन इस पर कुछ चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। मसलन LDC होने के नाते भूटान को मिलने वाली सुविधाएं अब हासिल नहीं होंगी। गौरतलब है कि LDC UN द्वारा तैयार की गई ऐसे देशों की सूची है जो सामाजिक आर्थिक विकास के पैमाने पर निम्नतम स्तर प्रदर्शित करते हैं। ये अवधारणा साल 1960 में आई, हालांकि इन देशों की लिस्टिंग साल 1971 में की गई थी। किसी देश को LDC घोषित करने के लिए UN 3 शर्तों को परखता है। पहली शर्त है, प्रति व्यक्ति आय का 3 सालों का औसत $1230 से कम होना चाहिए। दूसरी शर्त के मुताबिक पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेतकों पर खराब प्रदर्शन करना होना चाहिए। तीसरी शर्त के मुताबिक देश को आर्थिक तौर पर सुभेद्य होना चाहिए, मसलन प्राकृतिक आपदाएं और संरचनात्मक बाधाओं की मौजूदगी होनी चाहिए। UN 3 सालों में इस सूची के देशों को रिव्यू कर सकता है। वर्तमान में कुल 46 देश LDC के तौर पर सूचीबद्ध हैं। किसी देश को इस सूची से बाहर होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। लगातार 2 रिव्यू के दौरान देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम से कम $1240 होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के संकेतकों पर सुधार की स्थिति दिखनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्र को अचानक आने वाले आपदाओं से निपटने में तैयारी दिखनी होनी चाहिए। चलिए, अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर बात करने की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय शंघाई में है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है।
निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर आपराधिक घोषित किया था? जनहित अभियान बनाम भारत संघ, नवतेज सिंह जौहर मामला, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाधारी समुदाय गुजरात से संबंधित है। नेपाल घोषित तौर पर एक हिंदू राष्ट्र है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में राजमुंद्री की यात्रा कभी नहीं की थी। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल पहला कथन सही है। नेपाल घोषित तौर पर एक सेक्युलर स्टेट है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 5 बार राजमुंद्री गए थे। अगला प्रश्न है, SIPRI यानी सिपरी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक भारत को हथियारों के मामले में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सबसे बड़े आयातक, सबसे बड़े निर्यातक, सबसे बड़े निर्माता या फिर हथियार कंपनी के मामले में शीर्ष देश? इसका सही विकल्प है ए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं सभी खबरें आपको ठीक तरह से समझ में आई होंगी। कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।